नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ में जब आज आपसे मुलाकात कर रहा हूं तो धुरंधर 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 सिर्फ फिल्म की बात नहीं हो रही है। एक वो धुरंधर जो वाकई है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपने नाम का लोहा बनवाया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे समाज, देश और पूरी दुनिया में उनकी अपनी ख्याति है। कुछ ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। दूसरे धुरंधर हैं इन्वर्टेड कामा वाले। ये ऐसे धुरंधर हैं कि बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएं इन्होंने पूरी कर दी है। हर बार लगता है कि गिरने की कौन सी नई ऊंचाई ये पार करेंगे, लेकिन ये जो है सर्गेई बोबका हम लोग के समय में पोल वॉल्ट प्लेयर होते थे, वो अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ते हुए दिखाई पड़ते थे। ये उनसे भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने की ऊंचाई नापते नजर आते हैं। अब बात आ गई किसकी? धुरंधर फिल्म को लेकर एक वो जर्मनी से कॉकरोच नुमा व्यक्ति है। ये लोग जर्मन शेफर्ड कहते हैं, मैं अभी आपत्ति जता दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं, कुत्ते से तुलना नहीं करनी है। जर्मनी से कॉकरोच आए थे, ये आप लोग जान लीजिए। तो वो कॉकरोच हर जगह आते रहते हैं, बेगौन समय समय पे, हिट समय समय पे छिड़कते रहना पड़ता है। और उस शख्स को इतनी दिक्कत हुई धुरंधर फिल्म से कि एक फेक फिल्म बनाता है जिसमें देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश करता है, और उसके बाद कहता है कि देखिए ये तो सिर्फ डिस्क्लेमर के साथ में और ऐसा बताने की कोशिश करता है। और पूरा इकोसिस्टम लहालहोट होकर कहना शुरू करता है, अरे देखो, धुरंधर का बाजा बजा दिया, अब धुरंधर खत्म हो जाएगी। अरे फिल्म चले या ना चले, इससे राजकिशोर और हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द है, जो खलबली है, जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, उस पर तो बात करनी पड़ेगी कि वहां से भी वीडियो बनवाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद की परतें खोलने वाली फिल्म एक्सपोज हो रही है। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को प्रश्रय देता है, कैसी वहां की जीवन शैली है, मानवता के वो कैसे खिलाफ है, इसलिए उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फिल्म का बिजनेस इस वीडियो के बाद भी बढ़ गया। दूसरा, एप्स्टीन फाइल को लेकर मोदी सरकार फिर गिर गई थी। लगातार जैसे पिछले 10-11 सालों में मुझे लगता है हर्षवर्धन 1100 बार तो गिर ही चुकी होगी। ठीक बात। और इसी में अमेरिका से आने जाने वाले जो तमाम जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, तमाम सरकारी पदों पर जो बैठ चुके हैं, मलाई खा चुके हैं राजनीतिक दलों की, वो बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं। उस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और उत्तर प्रदेश को भी अध्यक्ष मिल गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया थी, जो इतनी विराट, जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसने उस अनुरूप वो काम किया? क्या भविष्य की दृष्टि उसमें दिखाई पड़ती है, या लगता है कि बस केवल अध्यक्ष नहीं, भाजपा को सरकार ही चलाएगी, भाजपा में सरकार राज ही चलेगा? ये प्रश्न है। या वाकई आगे की कोई तैयारी वो टीम से तय होगा? मुझे लगता है, लेकिन अब हर्षवर्धन की तरफ मैं ले जाता हूँ। भूमिका मैंने लंबी बांधी इसलिए क्योंकि बात धुरंधरों की थी ना। एक तो असली धुरंधर और बाकी फर्जी धुरंधर। हर्षवर्धन, अभी आप तय कर लीजिए कहां से उठाना है आपको। फुल नहीं, टॉस दे दिए देखिए मैंने। देखिए आपने ठीक कहा, ये आज की चर्चा सिर्फ धुरंधरों पर ही करेंगे। हम्म। और धुरंधर तो कोई भी हो सकता है, बेईमानी करने वाले भी धुरंधर होते हैं। तो चाहे वो विदेशी धरती से धुरंधर बेईमान हो या विदेशी रहने वाले धुरंधर बेईमान हो। और कमाल ये होता है, संयोग ऐसा बनता है कि ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब राहुल जी की विदेश यात्रा हुई होती है या उसके आगे पीछे की ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं। और कमाल की बात यह भी रही कि इस बार राहुल जी विदेश यात्रा पर रहे तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखा, प्रियंका जी वाला भी। तो वो भी अच्छा है। अब कुल मिलाकर धुरंधरों की चर्चा हो रही तो तुलना भी होगी कि कौन कितना धुरंधर है। जिसे राजनीतिक तौर पर कहें कि जो देश का प्रधानमंत्री बनता है उससे बड़ा धुरंधर तो कोई होगा नहीं। और जो बार बार हार जाए इसका मतलब वो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, तो उसको फिर रिप्लेस भी किया जाता है। तो कांग्रेस के भीतर ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सवाल होगा। लेकिन शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां आपने कहा कि ये चर्चा लंबे समय तक चली, खूब एकदम माथा पच्ची करके हुआ और नवीन अध्यक्ष आए, नितिन नवीन हो गए। तो शुरुआत वहां से करते हैं। आप लोग इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि अभी धुरंधरों की चर्चा कर रहे हैं तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी धुरंधर ही हुआ और यूपी में भी बिल्कुल। अध्यक्ष चुन लिए गए हैं पंकज चौधरी जी, तो वो यूपी के और धुरंधर है। और नहीं हर्षवर्धन, खास बात है कि तमाम धुरंधरों को जो है मतलब पानी पिलाते हुए ये धुरंधर निकल के आ गया सामने। नहीं अब तो हाथ हाथ बांधे एक गुलाब का फूल लिए भाजपा कार्यालय में परंपरा है भाई, कैडर वाली पार्टी है तो खड़े रहना है। और एक बड़ा रोचक किसी ने कहा कि अमित शाह उन लोगों को परमानेंट अपने साथ रख रहे हैं जिन धुरंधरों का नाम अध्यक्ष के लिए था, तो उनको परमानेंट बिठाए रख रहे हैं, तो ये भी एक। और ये भी जरा सोचिए, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक प्रक्रिया होती है और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया में भाजपा ने अपना किया होगा नीचे से ऊपर तक जो भी आए हो, लेकिन बिहार में कास्ट न्यूट्रल के तौर पर कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को कर देना तो ठीक है, लेकिन नितिन नवीन कोई ऐसा एक्सेप्शनल वर्क उनका नहीं रहा है। किसी ने मुझसे पूछा, एक बड़े पत्रकार ने ही पूछा, मुझको फोन किया, कह कि हर्षवर्धन जी आप तो जानते होंगे कुछ एक्सेप्शनल है क्या इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी? तो मैंने कहा हर चुनाव में प्रभारी सह प्रभारी 3, चुनाव प्रभारी चुनाव सह प्रभारी 6, मीडिया प्रभारी मीडिया सह प्रभारी 9, आयोजन समिति चुनाव समिति 25-25 लोगों की संख्या 60 के ऊपर हो गई, सोशल मीडिया की टीम 12-15 लोगों की संख्या 80 के ऊपर हो गई। एक चुनाव में 100 लोगों की लगभग महत्वपूर्ण लोगों की टीम होती। अब उनमें से किसी को भी आप कह दें तो एक्सेप्शनल है, जैसे कई लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी थे। नितिन नवीन अपनी सीट से लगातार जीतते रहे, अपने पिता की सीट से जीतते रहे और उनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसा आरोप नहीं है, सब कुछ ठीक है, आगे वो राजनीति कैसे सीखेंगे। लेकिन जब कोई कहता है एक्सेप्शनल क्वालिटी, तो ऐसा अभी तक उनके बारे में चर्चा में नहीं। अब हालांकि जैसे ही वो अध्यक्ष बने तो सारे मीडिया ने उनको छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा बंधवा दिया। अमित शाह भी सोच रहे होंगे कि ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है कि हमने अध्यक्ष चुना तो उसके सिर पर, क्योंकि वहां तो सह प्रभारी थे, तो अब सह प्रभारी को भी श्रेय मिलता है क्या जीत वीत का, तो ये भी अच्छा है पद पर जब आते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, देखिए हम लोग जो चर्चा बार बार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहेड ऑफ टाइम रहती है, समय से पहले चली जाती है। अब अगर एक तरह से देखें तो भाई उस लिहाज से दिल्ली वो आए हैं, बड़े बड़े नेताओं के लिए संकट होगा। कोई कह रहा है कि कौन कौन अब मार्गदर्शक मंडल में जाएगा, भाई उनकी टीम में अब जरा आप सोचिए, विनोद तावड़े जी ने तो उनको टिकट दिया होगा ना। विनोद तावड़े जी बिहार के प्रभारी थे, उन्होंने तो टिकट तय किया होगा, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अब विनोद तावड़े जी क्या उनकी टीम में महासचिव रहेंगे? सुनील बंसल मोस्ट पावरफुल जनरल सेक्रेटरी, मैं इसीलिए इन दोनों लोगों का नाम ले रहा हूं, और सब तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या ये दोनों लोग जनरल सेक्रेटरी रहेंगे या इनकी कोई नई भूमिका तय होगी? अब जाहिर है भूपेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले से ही मंत्री हैं, ये लोग तो वो जो नाम चर्चा में थे उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिवराज सिंह चौहान पहले से मंत्री हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत, जिन नामों की चर्चा थी मैं कह रहा हूं, क्या इसका मतलब पूरा जो टीम है, क्योंकि एक जो जानकारी थी मुझे मिली कि 20 ऐसे नेताओं का 45 से 55 आयु वर्ग का, उनको पिछले 8 महीने में देश भर से खोजा गया, उसमें से हर तरह के पैमाने पर जो फिट बैठा गया, और उसमें भी जो अंतिम में 5 नाम आए तो उसमें जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, भविष्य की रणनीति सब देख के, और एक तरह से कहें जिसके बारे में सब लोग सबसे अच्छा विचार रखते हो। अब अच्छा विचार तो थोड़ा मतलब कई बार वो विवादित हो जाता है बयान कि किसी के बारे में अच्छा विचार सब रखते हैं, तो लेकिन ठीक है। तो अंत में नितिन नवीन जी अध्यक्ष के तौर पर तय हुए, और अभी देखिए अभी मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, प्रशिक्षण कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर शुरू हो गया। अब नड्डा जी को तो कार्यकारी अध्यक्ष बनते वक्त ऐसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नड्डा जी तो बहुत जबरदस्त उनका करियर रहा। नितिन नवीन अभी राज्य से पहली बार दिल्ली आए, तो अब वो प्रशिक्षण के बाद कैसे तैयार होंगे, और 14 जनवरी के बाद जब मकर संक्रांति जो कहते हैं ना कि तिल का लड्डू गुड़ वाला खा लेंगे सब, तो उसके बाद भाजपा सब शुभ मुहूर्त में करती है, तो देखना होगा। लेकिन जो एक प्रश्न आपने पूछा, अब उसी को मैं आपसे रिवर्स करता हूं, भाई इतनी माथापच्ची के बाद हासिल क्या? पहले देश बताइए, फिर उत्तर प्रदेश चलेंगे, अपने प्रदेश बाद में चलेंगे। नहीं बिल्कुल, देश तो पहले चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल चर्चा अच्छा, सबसे यहाँ मैं याद दिला दूं, जो लोग हमारी बातचीत सुन रहे हैं, वो जो जर्मनी वाले की बात हुई थी, जो धुरंधर पर समीक्षा करके और फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है, हर दिन उसके टिकट रिकॉर्ड, और पिछली बार राजकिशोर ने देख लिया था, इस बार हमने भी देख लिया भैया। इन्होंने दबाव बना दिया था, इन्होंने कहा कि देख लो, तो हम देखा है, तो हम भी धुरंधर देख लिया।
दो असली हाँ धुरंधर बैठे हुए हैं आपके तो सामने, ध्यान तो इसलिए तो उसकी चर्चा रखिएगा। बाद में करेंगे, क्योंकि उन धुरंधरों जी। के बहाने वो जो और धुरंधर है, लेकिन देश फिर प्रदेश भाजपा। नहीं, बिल्कुल देखिए हर्षवर्धन, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, मैं किसी की बात नहीं करता। सभी राजनीतिक दलों की अपनी एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना उस प्रक्रिया का कहीं से उल्लंघन नहीं करता, पहली बात तो ये है। नितिन नवीन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, कोई इस तरीके के उनके ऊपर चारित्रिक हनन के आरोप नहीं है, उस लिहाज से वो ठीक है। लेकिन अच्छा होना और सक्षम होना, भविष्य दृष्टा होना, एक वो पार्टी जिसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, एक वो पार्टी जिसके अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, बीच में कई लोग भी हैं। मैं कहता हूं कि राजनाथ सिंह बने, नितिन गडकरी बने, अमित शाह बने, उसके बाद अभी नड्डा जी बने चले आ रहे थे। उनका बहुत लकी मैस्कट थे, लगातार उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव भी जीत रही थी। लेकिन पार्टी को क्या अध्यक्ष, जो एक तवज्जो देने की जो बात थी, अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो आप याद करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन करते थे तो अमित शाह के घर पर सारे लोग मिलने जाते थे जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी होती थी। कोई भी चुनाव जीते तो पार्टी कार्यालय में मोदी को जाना है, उन्होंने लोक कल्याण मार्ग की तुलना में पार्टी के वर्कर्स के बीच में जाकर एक काम करने की एक परंपरा शुरू की। शुरू क्या की, मतलब उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। परंपराएं तो थी, लेकिन इतना मंथन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि भविष्य में इस तरीके का नेतृत्व तैयार हो, किसी तरीके का संकट ना पैदा हो। लेकिन मैं सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को जितना जानता हूं, समझता हूं, मुझे लगता है कि नितिन नवीन उस हिसाब से अभी मुझे उस पद के लिए उपयुक्त नजर नहीं आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उनसे जो मिलने वाले लोग हैं, उनके बारे में जो जानते हैं, वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी को क्या नई दिशा, नई दशा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वहां पर है, निश्चित तौर पे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पार्टी में क्या इस तरीके की जो बात चल रही थी कि एक नई टीम तैयार होगी, कुछ ऐसा होगा, जो काम अटल और अडवाणी ने किया अपने समय में, एक नई सेकंड लीडरशिप तैयार की। आज की तारीख में मुझे बताया जाए ना कि मौजूदा समय में लगातार पार्टी बहुत अच्छा करती चली जा रही है, लेकिन क्या उस तरीके से नई लीडरशिप तैयार हो पा रही है, या वहां पर कार्यकर्ता की बजाय कर्मचारी आ रहे हैं? ये जो स्थिति है आम आदमी पार्टी में, कार्यकर्ता की बजाय वॉलंटियर्स थे। तमाम राजनीतिक दल, अभी पीके का एक उदाहरण है, वहां पर भी वॉलंटियर्स थे या पेड कर्मी थे। जिस आप आईटी सेल की बात कर रहे थे, उस आईटी सेल में बाकायदा लोगों को पैसा दिया जाता है, सरकारों की तरफ से कुछ काम दिए जाते हैं, ये सब चीजें चलती चली आ रही थी। नितिन नवीन में ऐसी क्या योग्यता थी? वो बहुत मुखर वक्ता हो, प्रखर वक्ता हो, वो बोल भी अच्छा नहीं पाते, बहुत ही सामान्य बोलते हैं, मैं नहीं कहूंगा खराब बोलते हैं। उनने अभी सांगठनिक स्तर पर ऐसा क्या किया? मंत्री पद पर रहते हुए ऐसे कौन से प्रतिमान स्थापित किए जिसको आप रोल मॉडल के तौर पे पूरे देश के सामने बता पाए? कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऐसा भी वहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बिहार में चुनाव हो चुके हैं, तो अभी समझ में नहीं आता कि भाई इतने दिन के मंथन के बाद पहले विष खूब निकला, तो विष के बाद तो अमृत आना चाहिए था। तो विष के बाद भाई क्या पानी शुद्ध आ गया, आरओ वाटर आ गया है, जिसके सारे तत्व तो जो है निकल चुके हैं। आरओ में क्या होता है, उसके सारे मिनरल्स निकल जाते हैं ना, गंदगी के साथ साथ में। तो सिर्फ साफ पानी भर के लिए एक अध्यक्ष चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर इतनी कवायद की जरूरत नहीं थी हर्षवर्धन, इतनी देर क्यों हुई? तो मैं फिर कह रहा हूं कि नितिन नवीन की टीम अब किस तरीके से तैयार होती है। जो नाम दो लिए, बहुत इंटरेस्टिंग नाम लिया हर्षवर्धन ने, क्योंकि हर्षवर्धन जो है मूलतः जो है राजनीतिक, जिसको बोलते हैं कि जानवर हम लोग कहते हैं ना, पॉलिटिकल एनिमल, तो हर्षवर्धन भी उसी तरीके से बहुत बड़े राजनीतिक जानवर है। वो जानते हैं कि आखिर कहां पर क्या चीजें हो सकती थी। वो बाकी मंत्री हैं, बाकी सब लोग धर्मेंद्र प्रधान, बिहार का चुनाव जीते तो ऐसा लगता था कि यार धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं या कोई दूसरा बन सकता है। सुनील बंसल नहीं बन सकते, हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली थी, क्यों नहीं बन सकते उस पर भी चर्चा कर ली थी। विनोद तावड़े को लेकर भी चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। लेकिन क्या नितिन नवीन को लेकर कौन सी दृष्टि? भाई अगर कोई छिपा हुआ कुछ ऐसा अलौकिक कोई चीज है, तो कम से कम हम इस लौकिक जगत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं हर्षवर्धन। इसमें बस मोटे तौर पे एक चीज समझ में आती है कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा पार्टी का कोई मतलब नहीं नजर आता है। ये लोग पार्टी में जाएंगे, अध्यक्ष उनके बगल में खड़ा होगा, उनको मिठाई कराएगा, फोटो खींचेगा और आखिरी में अध्यक्ष जी भाषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके नेतृत्व में ऐसा हो गया था, अमित शाह जी आपके नेतृत्व में ऐसे संगठन में ऐसी चीजें हो गई थी, अध्यक्ष का वहां पर क्या रोल है? तो अब तो ऐसा समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर क्या इस तरीके का एक जो दृष्टिकोण है पार्टी के अंदर बन रहा है, वो कितने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर पाएंगे, क्या करेंगे, कितने लोग उनके साथ में जा सकते हैं, ये एक विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, नितिन नवीन बहुत सरल, सहज, सौम्य, मृदुभाषी हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, वहां तक ठीक है। लेकिन अध्यक्ष पद के तौर पर जब देखता हूं हर्षवर्धन, तो मुझे भाजपा में कम से कम ऐसा लगने लगा है कि इस सरकार के बाद पार्टी का मुझे कोई बहुत ज्यादा वो अच्छा शुभ होते नहीं दिखाई पड़ रहा। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये भाजपा के बहुत अच्छे संकेत हैं। बाकी टीम आने दीजिए, टीम के बाद और चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा अब हम डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। ठीक है। 45 साल का अध्यक्ष, कायस्थ समाज से आने वाला, कास्ट न्यूट्रल है। क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर बन जाए तो ओबीसी जातियों को बुरा लगता है। भाजपा जाति जाति चिल्लाने वाले राहुल गांधी और बहुत जल्दी अखिलेश यादव से लड़ने वाली है। ऐसे में कास्ट न्यूट्रल कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन, और मैंने इसको टीवी चैनल पर भी कहा था कि मुझे कुछ संकेत मिले थे कि कायस्थ समाज को कुछ बड़ा मिल सकता है। तो मुझे उस वक्त चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तो मैंने अनुमान लगा दिया कि रविशंकर प्रसाद उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कहा गया कि कायस्थ समाज से को कुछ बड़ा मिलेगा। तो हमारा अनुमान जो था वो लगा दिया। लेकिन मोदी जी तो हम लोगों के अनुमानों से बहुत आगे हैं, तो उनको तो ये करना ही नहीं था। कमाल की बात है कि इन लोगों के बारे में जब पूछताछ हो रही थी, तो नितिन नवीन को ये लगा कि मंत्री बनाने के लिए हमको पूछ रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में रखना है कि नहीं रखना है। उनको भी नहीं पता था कि अध्यक्ष के लिए जाएगा। अब 45 साल का अध्यक्ष है, 3 साल का समय मिलेगा। अभी जब भी अध्यक्ष बनेंगे, अभी तो कार्यकारी हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे नेता है। अब जब नितिन गडकरी आए थे, तो जरा सोच के बताइए कितने लोगों को दिल्ली में नितिन गडकरी पता थे, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री थे। हालांकि नितिन गडकरी का अध्यक्ष का कार्यकाल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें आई थी, 47 रह गई थी 2012 के चुनाव में। एक अच्छी चीज उनके कार्यकाल में हुई थी कि वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद वो 14 तक लड़ते रहे, जब तक वहां लोकसभा के चुनाव जब हुए थे। तो उन्होंने भी उस तरह से कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन 2009 में ये किया गया। उसके बाद पार्टी में बहुत से लोग आए, बहुत सी कोशिशें हुई, सफल असफल अपनी जगह है। मैं इसको मानता हूं कि ये फिर से असफल सफल होने वाला दौर। उस वक्त पार्टी बहुत खराब स्थिति में थी, इसलिए वो जोखिम लिया। आज पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए अध्यक्ष नड्डा जी थे या नितिन नवीन थे या कोई और हो जाते, कितना उससे फर्क पड़ता। लेकिन जब 45 साल का एक आदमी है, तो जरा उसको दूसरी तरह से देखिए कि 45 से 55 वाले आयु वर्ग के लोगों के रोज रात में सपना आता होगा कि सुबह उठेंगे और अमित भाई का फोन आएगा और चमत्कार हो जाएगा। आप इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखिए। बाकी आप वो ठीक कह रहे हैं, उन बातों से मेरी असहमति नहीं, लेकिन किसी पार्टी में, और चूंकि अभी सब कुछ मोदी जी और अमित शाह के नाम पर। दूसरा, जब अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, अभी आगे रहने वाले हैं। सब कह रहे हैं कि 29 भी लड़ेंगे, 34 भी लड़ेंगे, जब तक लड़े वो तो ईश्वर उनको दीर्घायु करें। बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर नेता हैं। लेकिन जब भी बदलेगा, तो अब तो ये अमित शाह की लीडरशिप खड़ी हो रही है। मैं इसको और थोड़ा जीरो इन अब कर रहा हूं, जिसको कहते हैं ना कि अब जहां, तो निर्विवाद रूप से इस वाली लीडरशिप के नेता, जैसे कहते थे ना कि अटल अडवाणी जी के सामने जेटली जी, सुषमा जी, मतलब इसको आप समझिए, तो वो वाली लीडरशिप ये तैयार हो रही है। आप पूछ रहे हैं ना कि लीडरशिप कौन सी तैयार हो रही है, तो ये लीडरशिप तैयार हो रही है। और अब यहीं से तुरंत उत्तर प्रदेश चलते हैं। अब कई लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी समझ नहीं हो, तो मोदी शाह भी गुजरात से थे, अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन गोरखपुर से मुख्यमंत्री और गोरखपुर से ही अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश हूँ, लेकिन बस आपके जो आपने डेविल एडवोकेट आपने बात करने की बात कही, उस पर बिना टिप्पणी करे मैं नहीं जा पाऊंगा।
आऊंगा, उत्तर प्रदेश भी आता हूँ। नहीं नहीं, कर दीजिए, कर दीजिए। हम लोग तो सब करते हैं, कुछ छोड़ते तो है नहीं, कर दीजिए। हाँ नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई एजेंडा है नहीं कि भाई कुल मिला के कल को जो है हर्षवर्धन के चैनल पे कहीं से विज्ञापन आ रहा था और कहीं से जो चीजें आ रही थी तो हर्षवर्धन का खत्म हो जाए या राजकिशोर की सेहत पे कोई फर्क पड़ जाए। हम एक हमारा विश्लेषण तमाम लोग असहमत हो सकते हैं, तमाम लोग को लग सकता है कि ये शायद उनकी समझ से या हो सकता है, मैं उस पर नहीं, लेकिन हाँ, आपने नितिन गडकरी वाली जो बात कही, उस समय हर्षवर्धन की स्थिति बहुत खराब थी। D4 नहीं बनेगा, ये संघ की तरफ से कहा गया था, मतलब दिल्ली के नेता नहीं बनेंगे। और ये जो प्रयास था कि दिल्ली के नेताओं के कब्जे से पार्टी को पूरी तरीके से छुटाना है, क्योंकि दिल्ली वाले किसी को नहीं चलने देते थे। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में, मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया, आप याद करिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद। और उसके बाद भी बिल्कुल। जब हमारी उनसे मुलाकात, तो उन्होंने एक बहुत खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली वाले लोग बाहर के नेता को यहां स्वीकार नहीं करते। हम्म। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और मैं जी। दिल्ली का नेता नहीं। याद है आपको? ये लगातार बिल्कुल उन्होंने बातें की। बिल्कुल बिल्कुल, मोरारजी बहुत अच्छी। देसाई का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि मोरारजी देसाई के समय में इस देश की जीडीपी सबसे हाई थी, लेकिन उनके बारे में जाना क्या जाता है कि सवेरे वो किस चीज का सेवन किया करते थे। ये पीएम एकदम। तलखी के साथ में कहते थे। और उन्होंने तमाम इस तरीके की बातें की। संघ की भी यही चिंता थी कि दिल्ली के कुछ नेताओं के कब्जे में, लालकृष्ण आडवाणी जी दिल्ली के नेताओं को मान लीजिए, उसके बाद सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू को भी D4 में ही गिन लिया जाता था, चूंकि वो पूरा दिल्ली में पूरी वो हो गए थे। अरुण जेटली थे, प्रमोद महाजन होते थे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे ही थे उस समय जब चेंज होने की बात थी। तो नितिन गडकरी को जब बनाया गया, तो एक तो प्रदेश के अध्यक्ष पद को संभाल चुके थे। राजमार्ग और तमाम चीजों को लेकर अगर मैं बात करूं, तो उस पर उनका नाम था, एक माना जाता था कि एक इनोवेटिव नेता है, एक थोड़ा दूरदर्शी नेता है। एक इस तरीके का प्रयोग किया था। और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, उस सत्ता में भी दल नहीं था, उस समय प्रयोग किया गया था। आज की तारीख में ये करना, नितिन नवीन को लाना, मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे निश्चित तौर पर सोच समझ कर ही किया होगा। हमसे ज्यादा उनको अपनी पार्टी की चिंता होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपनी सहूलियत मौजूदा नेतृत्व ने ज्यादा देखी है, पार्टी के भविष्य की बनिस्पत। मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूं। वरना सेकंड लाइन लीडरशिप में बहुत से नेता तैयार थे, धीरे धीरे उनके नीचे नेतृत्व को तैयार करना चाहिए था। और आपने जैसे कहा कि अमित शाह की नई टीम तैयार हो रही है, तो टीम क्या होता है भाई? अमित शाह जी के साथ है जो प्रमोद, माफ कीजिएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव है, जो तमाम जो लोग आए हैं ना, ये इन लोगों ने तैयार नहीं किए थे। राजनीति का जो असली चरित्र होता है वो राजपूत होता है, जिसका राज उसके पूत हो जाते हैं। ये आप ऐसा समझ लीजिए। तो कुल मिला के इसमें से बहुत से लोगों को राजनाथ सिंह लाए थे, इसमें से बहुत से लोगों को वेंकैया नायडू लाए थे। लेकिन जब नहीं, पार्टी है, मैं आपने मेरी बात को ही कह दिया। हम्म सब लोग, अब अमित शाह तो ताकतवर नेता हैं, लेकिन हम्म, इनमें से कोई भी अमित शाह का तैयार किया हुआ नहीं था। एग्जैक्टली, नितिन नवीन तैयार हम्म किए हुए ही कहे जाएंगे। हम्म दिल्ली में उनका आगमन इसी समय में हुआ है। तो अब इसे आगे हम्म। बढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश चलें, क्योंकि अभी ठीक है, धुरंधरों यूपी, पर और बिल्कुल। बात। पंकज चौधरी की जो आपने बात की, देखिए गोरखपुर की चौधराहट बढ़ती जा रही है। गोरखपुर में से सीएम होना और वहीं से होना, अभी तक कॉम्बिनेशन में बनाया जाता था कि पश्चिम से होगा अध्यक्ष और सीएम हो रहा था वहां से। भूपेंद्र चौधरी इसीलिए यहां से थे। तो पंकज चौधरी के आने के संकेत क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो कुर्मी समुदाय है जिसका वोट छिटका था, और पंकज चौधरी वो नेता है, मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो निकलते हैं गोरखपुर से एक खास इलाके से, तो वो 3 किलोमीटर तक खिड़की से उस तरफ देखते भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? 3 किलोमीटर की पेरिफेरी है ना, तो पूरा वो देखते नहीं उस तरफ, दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते हैं। तो इसका एक संकेत समझ लीजिए, पहला तो ये। और नहीं, दूसरा, थोड़ा थोड़ा इसको जीरो इन करेंगे। मतलब मैं, गोरखपुर जब घुसते हैं तब महाराजगंज से, हाँ, आप यही तो कह रहे हैं? गोरखपुर में जब घुसते हैं पंकज हाँ, चौधरी, तो जैसे ही, मैं चलो और खुल के बोल देता हूँ, 3 किलोमीटर मठ, वो सिर्फ बाएं देखते हैं, हाँ, 3 किलोमीटर सिर्फ बाएं देखते हैं, दाहिनी तरफ नहीं देखते वो। दाहिने नहीं देखते हैं। दाहिने नहीं देखते। अच्छा, समझ ये गए ये ना? तो वो नहीं देखते। तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर अचानक पहुंच जाते हैं रोड शो करते करते। तो ये हाँ। तो समझ में आ रहा था कि पंकज चौधरी, तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिहाज से मुझे लगता है ये चीजें ठीक रही हैं। और पंकज चौधरी के पास अपना अनुभव भी है और तमाम चीजें हैं, वो देखा नहीं, जाएगा लेकिन उसमें अब क्या। इसी इसी पे मैं थोड़ा सा अपना वाला हस्तक्षेप करूंगा। हम्म
आप कह रहे हैं कि पंकज चौधरी ठीक हैं। हम्म, पंकज चौधरी कभी संगठन में कोई काम किया नहीं है। हम्म, पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और मेरी शायद 2 बार की मुलाकात है। व्यक्ति बहुत बढ़िया है। लेकिन वो तो कारोबारी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से अपना संसदीय क्षेत्र चलाते हैं। यूपी के लिए तो आपको कोई बढ़िया आदमी चाहिए था ना, जो 2027 के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करता। अब ये तो कहाँ पूरे प्रदेश में घूम के उस तरह संगठन का विस्तार और वो सब कहाँ कर पाएंगे। देखिए, योगी जी चिंता कर रहे हैं कि वो नाम कट जा रहे हैं एसआईआर में। नहीं देखिए, योगी जी की चिंता स्वाभाविक है, वाजिब है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पीडीए का फार्मूला था अखिलेश यादव का, उसमें जो पिछड़ों में सबसे ज्यादा कौन सी कास्ट के लोग भागे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनकी जीत का अंतर इतना ज्यादा कम हो गया। वो सारे पटेल, ज्यादातर कुर्मी समुदाय के लोग थे। पंकज चौधरी उस समुदाय का नेतृत्व करते हैं, तो उससे तो खुश होना चाहिए योगी जी को कि ठीक है, जब वो चुनाव लड़ेंगे तो एक जो पिछड़े वर्ग का एक ऐसा नेता, वो जो केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं है, जो हमेशा कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिससे वो असहज हो सकते थे, तो उनको भी नहीं बनाया गया, तो पंकज चौधरी को बना दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा वर्ग जिसको लगता है कि सरकार से जो असंतुष्ट है, लगता है कि हमको हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो जब ऐसा अध्यक्ष आता है तो उसका मैसेज आता है साथ में। और बाकी देखिए, कुल मिला के जो पार्टी या जो नेतृत्व नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष बना सकता है, वो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को ना बनाए, तो फिर मतलब तो क्या कहा जाए। मतलब पंकज चौधरी और नितिन नवीन की अगर आप तुलना करेंगे, तो उनकी तुलना में पंकज चौधरी का अनुभव ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा वृहद है, दोनों ही नहीं, नहीं, वो कारोबारी है। उस लिहाज से है, नितिन नव, उस लिहाज और से। नितिन नवीन उनसे बड़े ज्यादा कारोबारी हैं भाई। नहीं, नहीं, लेकिन तो नितिन नवीन देखिए, एबीवीपी से रहे, युवा मोर्चा में रहे, संगठन में काम किया है, ऐसा नहीं है कि वो लेकिन पंकज चौधरी जी का मुझे संगठन वाला नहीं याद आता, नीचे से निकले हुए नेता है, मतलब बहुत मजबूत है। तो जब यूपी में नाम आए थे, तो जैसे ये स्वतंत्र देव जी भी कुर्मी थे, तो उनको तो नहीं बनाया गया और तो दूसरे नाम मतलब भी कट गए। स्वतंत्र देव को कुर्मी बनाया जाता, तो उसमें तो ये होता ना कि वो तो मठ के अधीन ही हो गए, वो तो मतलब जो है एक मठ के ही है ना, वो तो योगी आदित्यनाथ जी को ही मतलब पूरी तरीके से सर्वे सर्वा वहां माने बैठे ना। तो जो वहां उत्तर प्रदेश में तमाम जो असंतोष के स्वर हैं और जो तमाम जो लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उसके लिहाज से भी तो मैसेज देना था पार्टी को, तो किया गया उस लिहाज से। ये भी ध्यान देना था ना कि देखिए, कुल मिला के ये तो मानना पड़ेगा। और बाकी योगी आदित्यनाथ भी कभी भी मतलब अगर वैसे देखा है तो प्रशासनिक अनुभव उनके पास भी नहीं था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हम्म, मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक नए तरीके की अपनी छवि गढ़ी, पूरे देश में आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश हाँ, में भी नहीं, गोल्डन बाबा ये ठीक कह ट्रांसफर। रहे हैं, क्योंकि योगी जी तो बाकायदा भाजपा विरोधी, मतलब भाजपा के सांसद रहते हुए भी भाजपा विरोधी करते थे और अंत में वो बने और सही बात है, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सबसे लोकप्रिय और बने, तो मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन का प्रयोग भी हो सकता है वैसा साबित हो। मैं हाँ, तो हाँ, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। मैं मतलब मैं बस ये कह रहा हूं कि सरकार में रहकर बापुओं से सरकार चलाना, और खासतौर से जब मोदी और शाह जैसा वहां पर केंद्र में बैठा हो व्यक्ति, जो सुबह से शाम तक लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन को लेकर नजर गड़ाए हो, तब आसान होता है। लेकिन संगठन की थोड़ा जरूरतें दूसरी होती हैं हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मैं नहीं, तो नितिन एक नवीन चीज के बताइए, चर्चा। देखिए ये तो सच है, ये आप तो जानते ही जानते हैं। देखिए, भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष रहते तो सरकार संगठन में कोई तालमेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल अब नहीं था। तालमेल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बुरी नहीं, बन तरह से जाएगा। भाजपा हारी। नहीं, बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा क्योंकि देखिए भूपेंद्र चौधरी के साथ दिक्कत थी। भूपेंद्र चौधरी बहुत सबके लिए अच्छे थे, वो भी हम्म, बहुत मृदु है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे संबंध भूपेंद्र चौधरी कुल मिलाकर जो है सबसे बहुत अच्छे संबंध बनाकर चलते थे, और सबके साथ में वो चलते थे। ऐसा व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता एक लंबे समय बाद। लंबे समय हम्म, बाद एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो, संघ कहता था ना कि हमारा प्रचारक जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार की तरफ पैर करके सोए, सिर करके हम्म, ना सोए। अब तो खैर उल्टा हो गया, अब तो लोग ना सिर्फ सिर करके सो रहे हैं सरकार की तरफ, बल्कि दंडवत होकर सो रहे हैं। तो उसी हम्म, तरीके से जो है चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब पंकज चौधरी को वहां लाए गए हैं, केंद्र में नया अध्यक्ष आया है, संगठन मंत्री, मुझे लगता है कि केंद्र के स्तर पर भी नया आना चाहिए। तो जब चारों तरफ से बदलाव हो रहे हैं, नहीं, नहीं, और नहीं, क्या, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि बीएल संतोष जी का परिवर्तन है? मेरी जानकारी तो ये है कि मेरे संतोष भी हटाया। अच्छा, और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश भी में? धर्मपाल नहीं रहेंगे।
अच्छा देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा देर में बताते हैं राज की बात। ये सारी चर्चा हो रही थी और जो है ये इसको धीरे से इन्होंने कह दिया और निकल जाते, लेकिन ऐसे तो नहीं होना है सर, लोग इसीलिए क्योंकि प्रतीक्षा अब मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन मंत्री जो है प्रदेश का और देश का, देश का, भाजपा का। ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो अगर होता है तो आप मानकर चलिए, तब माना जाएगा कि वाकई परिवर्तन की दिशा में चीजें गई हैं। वरना फिर ये माना जाना चाहिए कि पार्टी नहीं, सरकार है, सरकारी हुँ, पार्टी, बस एक लाइन हुँ, में, सरकार की ठीक, पार्टी है। क्योंकि ठीक। संगठन मंत्री जब अगर आता है मजबूत, तो इसका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक मजबूत प्रतिनिधि है जो समन्वय बनाकर रखेगा हुँ, हुँ, हुँ। पार्टी, सरकार और संगठन के बीच में। तो ये संगठन। देखना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन मंत्री के नाम पे रखना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा धुरंधर पे आ जाते हैं हर्षवर्धन, धुरंधर थोड़ा पीछे छूट गए हैं। नहीं, उस नहीं देखिए, आपने धुरंधर तो एक तो बड़ी बवाल फ़िल्म है और हम्म, कमाल की फ़िल्म है। और ये भी दिखा कि पाकिस्तान में या तो लूट के बैठे लोग हैं जो शायद भारत के लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं, उस तरह की दुनिया की सारी अय्याशी करते हैं, वो सब वही करते हैं, वहाँ के नेता, वहाँ के अपराधी, वहाँ के ईसाई, वहाँ के आतंकवादी, वहाँ की सेना। और भारत किस तरह से काम करता है वो वहाँ उसमें भी दिखा। लेकिन असली मुश्किल कहाँ आई? ये फ़िल्म थी, फ़िल्म है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान पर बनी फ़िल्म है लेकिन पाकिस्तान में प्रतिबंधित हो गई। हम्म, जो दूसरे देश हैं उन्होंने, इस्लामिक कंट्रीज़ ने कुछ ने प्रतिबंधित कर दिया। यानी कुछ चुभा, लेकिन उसको कुछ चुभा, क्या चुभ गया? वो जो राठी जर्मन में बैठा हुआ है और एक बड़े वर्ग को क्यों चुभ गया कि अरे ये तो मर्दाना और क्या तो क्या, कौन-सी बात? और मतलब अभी जो उसने फ़िक्शन करके कोशिश की, तो मुझे तो लग रहा है कि वो और उल्टा दांव पड़ गया। अब चूंकि ये मनोहर कहानियां बनाने की आदत वो पुण्य प्रसून से लेकर और ध्रुव राठी तक ये सबको है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये नाम लेके मैं इसलिए कह रहा हूं कि और नाम उसी के बीच में आप जोड़ लीजिए, मैंने रेंज बता दी। ये दिन में 5 बार इसी में इनको चरम सुख मिल जाता है कि आज मोदी सरकार फिर गई। और देखिए, हम तो ये 21 दिसंबर को बातचीत कर रहे हैं, हम्म, ये 19 दिसंबर की रात को कयामत, तबाही, पता नहीं कौन कौन से शब्द बता रहे थे। एप्स्टीन फाइल आ गई। एप्स्टीन हम्म, फाइल में डोनाल्ड ट्रंप हैं, बिल क्लिंटन हैं, बिल गेट्स हैं, माइकल जैक्सन हैं, जाने कौन कौन से लोग, नॉम चॉम्स्की है, पता नहीं कौन कौन लोग अमेरिका में सब हैं। और हम्म, अमेरिकी समाज उस तरह से काम करता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन की पार्टियां, उसमें जितने तरह के गोरख धंधे, जितने तरह की दलाली, मीडिएटर मीडिएटर जो जो भी होता है, लेकिन उसको भी इन्होंने इससे जोड़ दिया। यानी दुनिया के किसी हिस्से में भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के सरकार को कुछ निशाना बनाने को मिले तो ये तैयार बैठे हो, कुछ न मिले तो फिक्शन करते हैं, कुछ नहीं होगा तो ज्योतिषी बैठा लेंगे और वो हर दूसरे दिन सरकार गिराता रहता है। अच्छा, ऐसा मतलब ज्योतिष की भी मारा है, ऐसी तैसी कर दी है। ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूरी मंडली बैठ गई है। अच्छा, वो वहां से जर्मनी से लेकर भारत तक ऐसी मनोहर कहानियां का जो संस्करण है, वो पहले बस अड्डे के सामने नहीं बिकता था, 10 11 12 या ग्रेजुएशन के बच्चे ले लेते थे। तो यही मनोहर कहानियों का संस्करण है। लेकिन इससे मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी के साथ साथ ये जो मनोहर कहानियों के संपादक जी लोग हैं, इनका भी बड़ा योगदान है। जब भी थोड़ा सा मोदी जी कमजोर पड़ने लगते हैं तो मनोहर कहानियां ये सुनाते हैं, और ये जो मोदी जी से कई मुद्दों पर कुछ थोड़ा दुखी, नाराज, पीड़ित, उनका ही समर्थक होने लगता है, उसको लगता है अरे ये मनोहर कहानियों वाले, तो तुरंत मामला पलट जाता है। वरना बिल्कुल दरअसल कई बार होता है ना कि मुद्दों पर भी आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा ना कि एक्यूआई पर हम लोगों ने नाम लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर रेखा बिल्कुल गुप्ता, योगी आदित्यनाथ से लेकर नायब सैनी, हम्म, भजनलाल शर्मा से लेकर मोहन यादव, सबको घेरा, क्योंकि देश में हम्म, तो ज्यादातर भाजपा की ही सरकार है। लेकिन जो बिल्कुल दिल्ली में प्रदर्शन करने आए, वो एक्यूआई एक्यूआई करते करते वो हिडमा की बात करने लगे, नक्सली के समर्थन में नारे लगाने लगे, आजादी आजादी करने लगे, पता नहीं क्या क्या करने लगे। तो देश को अगर कोई सही मुद्दों से भटका रहा है तो ये मनोहर कहानियों वाले जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो भटका रहे हैं। और सरकार की ये नहीं बड़ी अच्छी नीति होती है कि मुद्दों पर, मसलों पर चर्चा कम हो पाती है। नहीं जानते हैं हर्षवर्धन क्या है, जब आपने कहा ना कि पाकिस्तान में वो फिल्म बैन हो गई,
इस्लामिक कंट्रीज में वो फिल्म बैन हो गई, उसके बाद चुभी। तो जिन देशों ने बैन की है और जो लोग यहाँ पर जो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, मैं फिर कह रहा हूं मुझे फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म, मैं नहीं मानता हूं कि उससे बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती बदल जाती, लेकिन फिल्म के जरिए जो विमर्श बनता है भाई, ये जो बात कही जा रही थी पीके के समय में, यही लोग कह रहे थे ना कि क्या जबरदस्ती लोगों को हम थिएटर तक लेकर जा रहे हैं। तो वो बात तो धुरंधर के बारे में भी कही जा रही है, लेकिन इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? क्योंकि इन इस्लामिक कंट्रीज को, पाकिस्तान को चुभा है। इसके बाद ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसको लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है। क्यों इस फिल्म में आरफा खानम शेरवानी को मर्दवाद दिखाई लगने पड़ता है, एनिमल में नहीं दिखाई पड़ता है उनको, दूसरी फिल्मों में नहीं दिखाई पड़ता है उनको। उसी तरीके से मैं इधर की अगर आप बात करूं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप यूट्यूबर्स की, अभी आपको भी पता है कि मैं यूरोप के ही दौरे पर था। मैं जाते समय मैं फ्रैंकफर्ट गया, जर्मनी गया, आते समय म्यूनिक से आया हूं। बहुत शानदार मुल्क है जर्मनी। हालांकि वहां पर भी एक अलग तरीके की समस्या, जो शरणार्थी वाली समस्या जो आई, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। किस तरीके की चीजें उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये जो जर्मन कॉकरोच, जब कह रहा हूं तो इसको प्रतीकों में समझा जाए। मैं किसी मुल्क को या किसी उसको नहीं कह रहा हूं। ये जो आया है कॉकरोच, इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये भारत के हितों पर कुठाराघात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, और उसके पीछे सब दुंदुभी बजाकर जो है तुरही बजाना शुरू कर देते हैं, वो बीन बजाता है और ये सब नाग नागिन की तरह लौटना शुरू कर देते हैं, डोलना शुरू कर देते हैं। इस सिस्टम को समझ, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअली जितने धुरंधर थे सब मुंह की खा गए। अभी अमेरिका घूम के भी आए थे 7-8 लोग, और ये तब से चीजें शुरू हो गई थी पूरा। अरे भैया, इन लोगों ने कौन सा जीवन में ऐसा अद्भुत काम कर दिया था, कौन सी ऐसी चीजें कर दी थी कि 1 महीने के लिए वहां पर बिल्कुल जो है स्टेट गेस्ट की तरह घूमकर चले आ रहे हैं। इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता, उसके बाद आकर ये किसकी बोली बोल रहे हैं ये भी समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम कुछ कहें उसकी जरूरत नहीं है, जो ये लोग कह रहे हैं उसको आप सुन लीजिए, और थोड़ा सा इर्द गिर्द हो क्या रहा है उसको देख लीजिए, अपने आप सबके चेहरे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगे। ये दिक्कत इसलिए इनको हो रही है क्योंकि इससे पाकिस्तान न सिर्फ एक्सपोज हो रहा है, बल्कि वो जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके के समाज जीवन की वो वकालत करते हैं, जिस तरीके की विभत्सता वो फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे जर्मनी हो, चाहे तमाम जो दूसरे शहर हो, मैं एस्टोनिया में भी था, वहां पर इसीलिए उन्होंने बहुत छोटा सा 13 लाख का देश है वो, लेकिन वहां पर भी जो है उन्होंने बाहरी लोगों को लेकर बहुत सारी चीजें रोक कर रखी हुई हैं। तो वो अलग संकट है, उस पर मुझे नहीं जानना, अभी उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन इसके जरिए ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और फिर हर्षवर्धन जो बात कर रहे हैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूं। मूल मुद्दों पर चर्चा हो नहीं पाती है और सब भटक कर रहे आते हैं। लेकिन एक बात तो है हर्षवर्धन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, राहुल जी जब बाहर होते हैं और जब प्रियंका जी यहाँ जब होती हैं तो कांग्रेस के पक्ष में कुछ चीजें थोड़ा ठीक होती है, ऐसा हुआ? नहीं, आपने कहा तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन मुझे तो लगता है कि प्रियंका जी के पक्ष में आप भी हैं, और इस पे हम लोग मतभेद नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए। राहुल जी तो कह ही चुके हैं अध्यक्ष किसी कीमत पर नहीं बनेंगे, और कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर कुछ खोज नहीं पा रही। अब ठीक है, प्रियंका जी भी कोई अच्छी पॉलिटिशियन नहीं रही हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि अब तक भाई की वजह से दब जाती रही हूँ, उनका हिस्सा पीछे चला जाता रहा हो, सोनिया जी उनको आगे नहीं आने देती रही हूँ, पीछे धकेल देती रही हूँ, जो भी हो, मतलब कुछ तो है ऐसा। अब जैसे देखिए, प्रियंका और चीजें अलग बात है, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई, वो वंदे मातरम पर बोली, एसआईआर पर राहुल गांधी बोली, दोनों के बोलने का अंदाज देख लीजिए। बात तो आपको अपनी कहनी है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे लाठी लिए खड़े हैं उस टाइप। सहजता नहीं है राहुल में, प्रियंका में सहजता तो है। और अभी प्रधानमंत्री के साथ पिछली वाली भी याद कर लीजिए, राहुल गांधी ऐसे टेढ़ा होकर बैठे थे और फोटो निकाली कि देखो क्या वो कांग्रेस आईटी सेल वाले डालते हैं, वो आग ऐसे निकलती रहती इमोजी, स्वैग से बैठे हुए हैं। स्वैग वाला जो स्वैग, हाँ वो दरअसल वो स्वैग, अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान बन जाते हैं वो, हाँ, तो स्वैग वाला वो करते एक हैं। महासाव के टाइप के जो होते हैं ना, पूरा उस स्टाइल और प्रियंका को आप देखिए, वो मजे से हंस भी रही हैं, अपनी बात भी कह रही हैं, और उनसे पूछा गया कि मलयालम में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस को वोट दो। मतलब बात करने का अपना तरीका है, और पक्ष विपक्ष के बीच संवाद तो होना चाहिए। राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के रहते वो खत्म हुआ, राहुल गांधी खत्म होने की शुरुआत हुई, और राहुल गांधी के रहते एकदम खत्म हो गया। मेरा मानना है
कि एक अवसर देने में प्रियंका को भी कोई बुराई नहीं, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं राहुल बड़े ईमानदार हैं, मासूम हैं, प्रियंका उस तरह से नहीं है। कांग्रेस के ही कई नेता जो जिनसे हम लोग की बात तो सबसे होती है, ठीक है, टीवी पे चाहे वो हमसे लड़े, लेकिन वैसे तो जब बात होती है तो सही सही बात बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, प्रियंका को आप लोग बड़ा पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन मेरा मानना पोटेंशियल देखने का नहीं होता, परसेप्शन का होता है ना। हम्म। राजनीति में तो परसेप्शन बहुत है। परसेप्शन वाइज प्रियंका ठीक दिखती है। और हो सकता है कि तब ये जो घिसा पिटा राग राहुल गांधी अलापते रहते हैं, उससे भी कुछ बाहर निकले। अभी तो चूंकि राहुल कांग्रेस है, तो प्रियंका को वही बोलना पड़ेगा जो कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो पक्ष में हूं, अब आप हाँ या ना बोल दीजिए तो यही खत्म। नहीं नहीं, देखिए मैंने फिर कहा भाई नितिन नवीन को भाजपा में बना दिया तो राजकिशोर या हर्षवर्धन क्या कर लेंगे। उसी तरीके से नहीं नहीं, प्रियंका अरे गांधी अरे करेंगे ना, राजकिशोर हर्षवर्धन सब करेंगे, जो मन करेगा वो बात करेंगे। हाँ बात अभिव्यक्ति की करेंगे नहीं, स्वतंत्रता है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी दिन पर प्रतिदिन ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा साफ साफ नजर आने लग गया है। अब प्रियंका गांधी पहले तो ये है कि जो माइनस में चीजें जा रही हैं उसको कम से कम पहले रोक पाए। मैंने कहा था ना कि गिरने की नई ऊंचाई, ऊपर चढ़ना तो आप बाद में शुरू करेंगे, पहले रुके तो कहीं। आप लगातार ठीक। गिरते ही चले जा रहे हैं। और आप देखिए हम्म। गिरने की इस नई ऊंचाई की बात जब मैं कर रहा हूं तो देखिए ना कि न सिर्फ राहुल गांधी, उनके आसपास के जो दोस्त हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से आपने कहा ना मुद्दों से भ्रमित कर देते हैं, तो मैं आपकी हम्म। इस बात से सहमत हूं। प्रियंका शायद राहुल की तुलना में कम नुकसान करेंगी कांग्रेस का, करेंगी हालांकि वो भी, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पाली, ये बिल्कुल आपको इसमें कोई नहीं बहुत आप दिक्कत तो नहीं। मतलब बात तो शुरू होने दीजिए सर, ये ठीक चीज थोड़ी ना है। नहीं मैं आप सीरियसली कह मतलब रहा हूँ। अरे भाई नया होगा तो कई बार वो क्या अंग्रेजी में है ना, चेंज इज ऑलवेज बेटर, नया है तो बेहतर है। तो होने तो दीजिए, इतने दिनों से रोक के रखा हुआ है, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं नहीं प्रियंका जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पक्ष में हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी उससे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब बस प्रियंका तब जी हो को गया तो बने। छोड़ दीजिए, अब नहीं आगे वाला मुझे कोई नहीं आपत्ति नहीं, प्रियंका जी अगर बनती हैं क्योंकि तो ठीक आपकी है। भी आपत्ति नहीं। सुनो भाई सब लोग, अब न मेरी आपत्ति है न राजकिशोर की आपत्ति है। अब इसके बाद आप लोगों को जो करना करिए। ठीक। नहीं नहीं, चूंकि जो हर्षवर्धन जी का जो प्रस्ताव है उसमें चूंकि मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, अनुमोदन तो मुझे करना नहीं है उसका, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बन जाए। लेकिन अच्छा, मैं फिर कह रहा लेना हूँ लेना देना होता तो हम लोग ऐसे खुल के काहे बात कर रहे होते। लेकिन इस ठीक है, भाजपा की भी वजह- राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की कमेटी बने। पहले तो अध्यक्ष आए, उत्तर प्रदेश का तो अध्यक्ष आ गया है, वो अच्छे लोगों को करें, क्योंकि देखिए 2027 की राह केक वॉक नहीं, आसान नहीं। 2014 के बाद 17, 19 और 22 बीजेपी घटी ही है। 24 में तो बहुत घट गई, सिर्फ 33 लोकसभा सांसद उसके रह गए। अखिलेश जी ज्यादा बड़ी पार्टी है, इसको समझिए। तो भाजपा के लिए बढ़िया लोगों की टीम बनानी होगी, चाहे वो प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय हो। तो यहीं फिर इस चर्चा को विराम दिया जाए। नहीं बस एक लाइन में और बोल दें, वो देखिए एप्स्टीन फाइल को लेकर कहा था ना कि मोदी जी चले जाएंगे, तो मोदी जी तो नहीं गए, लेकिन उभाटा जो शिवसेना है, संजय राउत जी जिसका आप प्रतिनिधित्व हो रही करते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल जो है स्थानीय निकाय में भी जो है मतलब चली गई, कहीं कोई चली पूछने गई। वाला नहीं, पूरी तरीके से ठीक। सुपड़ा साफ हो गया। तो कुल मिला के बात है कि आप लोग यही बातें करते रहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की या प्रदेशों की, उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष मजबूती के साथ में उठाए, तो न सिर्फ उनका भला होगा बल्कि लोकतंत्र का भला होगा, देश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा। लेकिन बिल्कुल। ये जो कॉकरोच सरीखी जो शोर मचाते हैं ना, झींगुर की तरह शोर मचाकर, अगर आपको लगता है कि सिंह की गर्जना का जवाब दिया जा सकता है तो वो नहीं होने वाला है। और नरेंद्र मोदी इस समय इस सियासत का वो सिंह है जिसको ये कॉकरोच और झींगुर मिलकर नहीं कर पा रहे। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर इस तरीके की व्यवस्था बने और विपक्ष इतना मजबूत हो कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जिसकी हर्षवर्धन ने बात की, हम सांस नहीं दे पा रहे हैं, हवा साफ हमको नहीं मिल पा रही, उस पर इनको कटघरे पे खड़ा करना चाहिए और उससे जनता आपके साथ जुड़ेगी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि संजय राउत और ये तमाम जैसे लोग जब इस तरीके की बातें उठाते हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव अभी उसकी एक बानगी है, अब उत्तर प्रदेश के भी पंचायत चुनाव है, पश्चिम बंगाल का आने वाला चुनाव है, और आप देखिएगा इन पर भी लगातार चर्चा होती रही। आज काफी समय हम लोगों ने लिया चर्चा में, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरी था, विषय ऐसे थे जिस पर बात करना बहुत आवश्यक था। बाकी हर्षवर्धन जी अगर आगे कहेंगे तो मैं बढ़ूंगा, वरना रुक जाऊंगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप चलिए सहमति नमस्कार। जता चुके हैं, तो अब नहीं, उसको हम गड़बड़ नहीं करने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।